वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार की हर हलचल, हर नब्ज को पकड़ने की कोशिश हम करते हैं। क्या कुछ चल रहा है। और इधर तो बाढ़ लगी हुई है, मेला लगा हुआ है। एक दिन, हर एक दिन दो दो तीन तीन आईपीओ खुले हुए हैं। आज से भी एक नए आईपीओ की शुरुआत हुई है। क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, और जिनमें अप्लाई हो गया है वहाँ पर क्या होगा, इन्हीं सवालों के जवाब इस सेगमेंट में मिलेंगे। तो बने रहिए। और जिन लोगों ने, आपके जानने वालों ने आईपीओ में पैसे लगाए हैं, उनको भी लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए कि वो लोग भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं। और दो खास हमारे बहुत करीबी और बहुत एक्सपर्ट लोग हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़ रहे हैं। संदीप जी तो हैं ही हैं, हमारे सहयोगी, जो कि हमारे बड़े प्रिय हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और आस्था जी जो है, वो आईपीओ बाजार में बड़ी पैनी निगाह रहती है उनकी, और लेंस लेकर के आईपीओ को ढूंढती रहती हैं, और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती है उनको बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी फॉलो करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेगमेंट के अंदर। और 1 2 3 4 5 6 7 बहुत तेज़ी के साथ सवाल आ रहे हैं, और सबका सवाल एक ही है, बजाज हाउसिंग, बजाज हाउसिंग। तो बजाज हाउसिंग पे हमने कल कुछ ग्राफिक्स भी बनाए थे, रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दिए, ये हमने कल आपको बताया था। चाहे तो एक बार के लिए संदीप जी इसको दोहरा सकते हैं, क्योंकि सवालों की झड़ी लगी हुई। संदीप भाई, बिल्कुल वाजिब है कि ये सवाल आने भी चाहिए, क्योंकि 63 गुना के आसपास ये भरा था। और कल हमने आपको बताया भी था कि 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां मिली हैं। 6,560 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था, और उसके सामने आप देखिए किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला है। और कल भी हमने आपको बताया था कि जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आपने देखे थे, उसमें जो अच्छी बात ही, या फिर जो नोट करने वाली बात थी, वो ये थी कि क्यूआईबी का हिस्सा आप देखिए 200 गुना से ज़्यादा भरता हुआ दिखा, और उसके साथ साथ एनआई करीब 44 गुना, और रिटेल का हिस्सा भी 7 गुना से ज़्यादा भरता हुआ दिखा है। तो आप मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उनको मैंडेट ही नहीं आया। और मान लीजिए कि अगर मैंडेट आए होते तो ये सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कहां जाते हुए दिखते, क्योंकि अब तक जो रिकॉर्ड था वो टाटा टेक का था, 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम उनको मिली थी। लेकिन इनके जो 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए दिखे हैं। 89 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन इनको मिली हैं, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं आपको एक ग्रे मार्केट प्रीमियम का नंबर दे देता हूँ। 66 से 70 का प्राइस बैंड था। यह इसी बात है, जिस तरह का रिस्पॉन्स है, 70 रुपए पे बुक बनेगी, 80 रुपए के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो आप मान सकते हैं कि डबल से ज्यादा ही हो जाएगा, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। 100% प्रीमियम से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा प्रीमियम जो है वो मिल रहा है ग्रे मार्केट में, यानी कि 100% से ज़्यादा ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। तो ये जिग्नेश बाबरिया साहब हैं, राहुल यादव जी हैं, बाकी लोग हैं, इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि सबको अलॉट, आज अब कल सवाल लोग पूछ रहे थे पैसे कब आएंगे, अलॉटमेंट कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज सबके आ रहे हैं कि विपुल जी को नमस्कार, पहला सवाल है, मेरा बजाज का आईपीओ लग गया है, क्या करें, लिस्टिंग पर ही बाहर हो जाए या बने रहें। जिग्नेश बाबरिया जी पूछ रहे हैं, नमस्ते विपुल सर एंड आस्था मैम। मैम, मैं आस्था मैम को ही फॉलो करता हूं। तो देख लीजिए मैम, आपकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पर, जो वो आपको ही फॉलो करते हैं, कह रहे 2 आईपीओ अलॉट हो गया है। यहाँ हमारे जानने वालों में लोगों ने बहुत सारे अप्लाई किए, किसी का लगता हुआ दिखाई नहीं दिया। इनको 2-2 लोग जो है अलॉटमेंट यहाँ पर मिल गई हैं, और बहुत बड़े फ़ैन हैं प्रेम कुमार जी भी। तो बहुत लोगों के सवाल है मैम, लेकिन सबके सवालों का निचोड़ यही है, लिस्टिंग के दिन किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि सोमवार को ही उम्मीद है कि शायद इसकी लिस्टिंग होगी। तो सोमवार के दिन अगर लिस्टिंग होती है तो बजाज हाउसिंग पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप अपने हमारे दर्शकों को और अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रही हैं? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैं बताती हूँ क्यों इतना ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट था। एक तो बजाज ग्रुप की कंपनी है, दूसरा हमने देखा है कि अभी जितने भी बैंक्स एनबीएफसी चल रहे हैं उसमें बजाज ग्रुप एक ऐसा है जो लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अगर मैं बाकी सबसे भी कंपेयर करूँ तो फंड हाउसेस हो कि रिटेल इन्वेस्टर हो कि शेयर होल्डर हो, सबका इंटरेस्ट इस आईपीओ में था। अब सबसे पहले तो बहुत बहुत ज्यादा बधाई जिनको की अलॉटमेंट लग गए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था, इतना ओवर सब्सक्रिप्शन था। तो सब बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इसमें अलॉटमेंट लगे हैं। तो अब इसमें करना क्या है, मेरे को नहीं लगता, देखो इसमें बड़ी सप्लाई आएगी। सप्लाई अगर बड़ी नहीं आई तो ये जो प्राइजेस हैं, मेरे को लगता है कि ये लिस्टिंग के दिन टिकेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे लिस्टिंग होगी, उसमें पूरा ना निकले, पार्शियली प्रॉफिट बुक करें। यानी कि जैसा संदीप जी जिस हिसाब से प्रीमियम बता रहे हैं, अगर उतने प्रीमियम पे लिस्ट होता है 70-80 रुपए, यानी कि 140 रुपए 150 रुपए के भाव आ जाते हैं, स्क्रीन पे दिखते हैं, तो कुछ प्रॉफिट मुनाफा जरूर वसूल करें। 100% के रिटर्न ये माने जाएंगे, एकदम डबल हो गया है, और क्या चाहिए। तो कुछ करें, लेकिन पूरी पोजीशन से एग्जिट ना करें, इसको पोर्टफोलियो में रख लीजिए। ये जिस तरह से बजाज की बाकी कंपनियां, जैसे बजाज फाइनेंस हो, फिनसर्व हो, जो एक रिटर्न दिए हैं,
वैसा ही रिटर्न इसमें हमें पोर्टफोलियो में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। तो बहुत बड़ी सप्लाई तो आएगी नहीं, इससे बहुत ज्यादा नीचे ये जाएगा नहीं, तो नई खरीदारी का भी ये मौका नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है लिस्टिंग के दिन। तो अब पहला तो कि जिनको लग गए हैं वो कुछ मुनाफा ही वसूल करें, 70-80 रुपए ऊपर लिस्ट होता है तो, लेकिन रिमेनिंग को जरूर पोर्टफोलियो में होल्ड करें। अब कोई अगर नई पोजीशन बनाना चाहता है तो थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा रुकिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर की लिस्टिंग हो रही है। 100% का एक तरह से आप मान लीजिए कि रिटर्न मिलेगा इसमें, 70 रुपए पे 80 रुपए का अगर लिस्टिंग हम मान के चले तो उसमें नई बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि तब प्राइस टू बुक रेशियो जो हम एनबीएफसी को आंकने के लिए लेते हैं वो 5 के ऊपर का हो जाएगा, जो थोड़ा सा फिर हाई हो जाता है। तो नई बाइंग के लिए 2-3 दिन का वेट करें, स्टॉक नीचे आता है तब नई बाइंग करेंगे। लिस्टिंग के दिन मत कूदिए नई बाइंग के लिए, लेकिन आ गए अलॉटमेंट तो कुछ ही मुनाफा वसूल करें, पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें 140-150 के स्तर पे, और पार्शियली को लॉन्ग टर्म होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में। तो महत्वपूर्ण बात यह है, जिन किसी को भी अलॉटमेंट मिला है उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छी लिस्टिंग गेन मिलेगा, पूरा 100% मुनाफा ना बुक करें। अपने जो है एक बड़ा हिस्सा जो है, एक हिस्सा जो है वो निश्चित रूप से छोड़ दें, एक जगह जो है आप मुनाफा बुक कर लें, और उसके बाद से कोशिश ये ना करें उस दिन कूदने की कि और ज़्यादा खरीद लें जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है। क्योंकि सैयद हैदर इकबाल साहब का सवाल है मैम, कह रहे हैं कि आपके चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में है। मुझे बजाज फाइनेंस का एक लॉट अलॉटमेंट हुआ है और आफ्टर लिस्टिंग प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कुछ दिन रुकें। उत्तर आपको मिल गया है कि कुछ दिन रुकना चाहिए आपको। एक हिस्सा आप तुरंत बुक कर लें, एक हिस्से के लिए 50-50 कर सकते हैं या जैसी आपकी इच्छा। दूसरा मैम इनका सवाल है, क्या लिस्टिंग के दिन हम और ऐड कर सकते हैं? अच्छा मैम ठीक है, आपने बता दिया कि लिस्टिंग के दिन और ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता बाज़ार जो है थोड़ा सा नीचे आता है या उसकी वजह से 100% या 110% लिस्टिंग नहीं होती है प्रीमियम पर, और ये जो है 60 रुपये ऊपर, 70% ऊपर, 80% ऊपर अगर लिस्ट होता है, तो कोशिश करनी चाहिए थोड़ा बहुत खरीदने की, या आपको लगता है थोड़ा स्थिर हो जाए भाव उसके बाद से लिस्टिंग के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए? देखिए मैं आपको बताती हूँ, लिस्टिंग अगर ये किसी भी वजह से लिस्टिंग के दिन थोड़ा नीचे आता है, तो जैसे कि अभी के हिसाब से इस तरह से लग रहा है कि 140 तक लिस्टिंग होगी, तो उस भाव पे तो ना एंटर करें। इसी वजह से नीचे भी आता है तो 110 के आसपास, 115 के आसपास फिर देखेंगे नई बाइंग के लिए। तो मैंने ये कुछ कैलकुलेशंस की हैं, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी वजह से मार्केट का मूड और माहौल थोड़ा गड़बड़ा है, तो हम जो ये बात कर रहे हैं हो सकता है उस हिसाब की लिस्टिंग हो ना हो, उससे ऊपर हो, तो वो एक कैविएट हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी किसी भी वजह से अगर लिस्टिंग के दिन ये 110 तक, 115 तक मिलता है, तो बिल्कुल इसमें फिर नई एंट्री बनाइए। यानी कि 70 रुपए के ऊपर हम अगर 30-40 रुपए का ही प्रीमियम देख पाते हैं, तो वहां पे एंट्री के नए मौके भी ये काउंटर दे देगा। चलिए, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने बनाई है। अगर ये 140 के ऊपर लिस्ट हो रहा है, 140 के आसपास जो है लिस्ट हो रहा है, दूर हो जाइए, आप आधा मुनाफा बुक कीजिए, बने रहिए, वेट कीजिए 2-4-10 दिन रुकने का, और उसके बाद जब कहीं मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी कारणवश अगर इसकी लिस्टिंग 100-110 के आसपास होती है या फिर उसके इर्द गिर्द भाव देखने को मिलता है दिन के दौरान, तो फिर वहाँ पर आप कुछ पोजीशन बना सकते हैं। वो लोग जिनके पास, जो लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है, जो लोग इसमें निवेशित रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के सबके मन की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। आज से एक नया IPO खुला है, उसका भी जरा रुक कर लेते हैं। संदीप बताइए, वहाँ पर बाकियों की तरह जो रिस्पॉन्स मिल रहा था पहले दिन ही सब्सक्राइब हो गया, ऐसा ही माहौल चल रहा है या फिर अब थोड़ा सा लोग वेट कर रहे हैं, थके हुए हैं IPO में पैसे लगा करके? थोड़ा सा यहाँ पे थमते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, क्योंकि 4 IPO थे इस हफ्ते में, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, तो थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट में एक्शन थोड़ा सा थमता हुआ नज़र आ रहा है। पहले इसके डिटेल समझ लीजिए। 13 से 18 सितंबर तक ये खुलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा कैसे चलेगा, क्योंकि 16 तारीख को बैंक हॉलीडे है, तो उसको आप मान के चलेंगे तो एक दिन आज का और 2 दिन अगले हफ्ते के, तो 18 तारीख को ये बंद होगा। 163 से 172 का प्राइस बैंड है। 493 करोड़ रुपये जुटाना चाहते हैं, जिसमें से फ्रेश इशू आप देखेंगे 400 करोड़ रुपये का, यानी कितनी रकम कंपनी के पास आएगी, और OFS है करीब 93 करोड़ रुपये का, और 11:35 के आसपास के आंकड़े आप देखेंगे तो 0.3 टाइम्स
के नंबर देखने को मिले थे, यानी कि 30% ही ये आईपीओ भरा था। लेटेस्ट नंबर भी मैंने तैयार कर रखा है और वो है 57% के आसपास का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाकी फंडामेंटल्स तो आस्था जी बता पाएंगे, लेकिन इसका जो क्लाइंटेल है यानी कि ग्राहकों की जो लिस्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी बड़ा नाम उठा लीजिए किसी भी बड़ी सेक्टर का, आप चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, हिंडाल्को, टाटा स्टील, बाल्को, वेदांता, HUL, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला देख लीजिए, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स देख लीजिए, GHCL देख लीजिए, BCPL देख लीजिए, तमाम बड़े नाम आपको इनके क्लाइंटेले में नजर आएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए ये कंपनी एक मल्टी मोडल रेल फोकस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है, तो उस लिहाज से हर कोई इनकी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो आपको आस्था जी बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल ग्रे मार्केट इस आईपीओ में पूरी तरह से आप देखिए इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहा। ₹0 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अब इतने बड़े बड़े आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है तो इसमें हो सकता है ये एक बड़ा कारण हो कि थोड़ा सा जब आप बहुत सारे बड़े बड़े नामों के बीच में फंस जाते हैं तो इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। कि राहुल द्रविड़ इतने बड़े खिलाड़ी थे लेकिन सचिन तेंदुलकर के पीछे थोड़ा सा उनको कम उस तरह की वरीयता नहीं मिली। लेकिन आस्था जी आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या वैल्यूएशन अच्छी लग रही है आपको यहाँ पर? किस तरीके से देख रही हैं फंडामेंटल्स को इसके आप? देखिए, सबसे पहले एक बात बताती हूँ, ये लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है और लॉजिस्टिक जो सेक्टर है उस सेक्टर की फैंसी मार्केट में नहीं है। क्योंकि आप देखिए जितनी भी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं जो इन्होंने अपने आरएचपी में भी पेयर्स में दी हैं, कोई बहुत बड़ा रिटर्न कभी किसी ने बहुत बड़ा जनरेट करके दिया नहीं। तो एक सेक्टर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो बजिंग है कि नहीं, और ये कंपनी बहुत बढ़िया है पर ये सेक्टर बजिंग नहीं है। तो इसके साथ ये एक चीज है और शायद मुझे लगता है यही चीज ध्यान में रखते हुए इसका वैल्यूएशन भी बहुत डिसेंट किया गया है। इसको बिल्कुल ओवर प्राइस नहीं किया है। 22 के पी मल्टीपल पे आ रहा है जो कि इसके पेयर्स के मुकाबले तो काफी रीजनेबल है। और उसके पीछे का मोटा कारण मुझे यही समझ में आता है कि ये सेक्टर इतना ज्यादा मन भावन सेक्टर नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो एक जरूर एक जिसे हम कह सकते हैं कि कमी रहेगी इस आईपीओ के साथ। लेकिन फिर भी अब मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं, फंडामेंटल्स मुझे काफी अच्छे लगे। जहां हमने देखा है कि कुछ एक लॉजिस्टिक्स कंपनी तो लॉसेस दिखा रही है, एटलीस्ट ये प्रॉफिट में है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा एक एज है कि ये जो पीयर ग्रुप में एक दो कंपनीज हैं जहां लॉसेस भी हैं हमने देखे हैं, उनके सामने ये प्रॉफिट में खड़ी हुई है। दूसरी तरफ बात करें तो लार्जेस्ट प्राइवेट और मल्टी मॉडल रेल फोकस्ड जिसे हम कहते हैं असेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है, क्योंकि ये कुछ काम अपना आउटसोर्स भी करते हैं। तो असेट लाइट इन्होंने बिजनेस रखा हुआ है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो जो CAGR ग्रोथ है, क्योंकि मैंने आपको बोला सेक्टर में फैंसी नहीं है, तो बड़ी बड़ी ग्रोथ हम इस सेक्टर की कंपनियों में हमने देखी भी नहीं। आप किसी भी कंपनी को उठा लीजिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन को, TCI एक्सप्रेस को, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को, इन सबकी CAGR ग्रोथ सिंगल डिजिट में सीमित हो जाती है और वही चीज इसके साथ भी है। लेकिन फिर भी जो इसकी CAGR ग्रोथ है, चाहे से मैं सेल्स की बात करूं चाहे से मैं प्रॉफिट की बात करूं, इसके पेयर के मुकाबले फिर भी बेटर है। तो ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है और सेक्टर की फैंसी नहीं है। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो ये एक मुझे ठीक ठाक आईपीओ लगता है। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें, मार्केट अच्छा रहा तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा कैंडिडेट है। तो सब्सक्राइब करने की तो सलाह है, लेकिन बहुत बड़े जिस तरह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बड़े बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीदें चल रही है, उतने बड़े लिस्टिंग गेन यहाँ नहीं होंगे, छोटे मोटे हो सकते हैं क्योंकि सेक्टर की फैंसी मार्केट में नहीं है, इसलिए इस सेक्टर को इतना बड़ा प्रीमियम भी मार्केट नहीं देता है। तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि का नजरिया रखते हो तो इसमें लगाइए। फिर भी 16 तारीख से 2 और कंपनीज के आईपीओ ओपन होंगे, तो अगर विपुल जी आप कहेंगे तो हम एक चर्चा वापस रखेंगे, तब हम रैंकिंग भी दे देंगे कि पहले नंबर पे किसको रखना है, दूसरे नंबर पे, तो उस हिसाब से इसमें कॉल लिया जा सकता है। तो लास्ट डे लगाइए, तब तक और भी क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर मार्केट ने साथ दिया तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए भी हम सब्सक्राइब की यहाँ पे राय दे रहे हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं मैम, बस आपका समय मिल जाए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आखिरी दिन बिल्कुल अगर आप समय दे पाएँ तो हम निश्चित चाहेंगे कि इस पर एक डिटेल बातचीत हो जाए, और जो है निश्चित रूप से दर्शक जो है इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो अगर आपका समय मिल पाए तो मंगलवार को हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इसको लेकर के एक कार्यक्रम जो है कर लिया जाए। मैम यही प्रियंका जी का भी सवाल था कि वेस्टर्न करियर का आईपीओ लगाएं या नहीं, तो प्रियंका जी
लॉन्ग टर्म का व्यू है, लगा सकती हैं आप। अगर आप को छोटे लिस्टिंग गेन से संतुष्ट हैं तो भी आप लगा सकती हैं। कंपनी में प्रियंका मैम कह रही हैं कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अभी मत लगाइए, आपके पास अभी समय आज से खुला है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए। दोबारा आस्था जी को बुलाते हैं, 2 और नए IPOs खुल रहे हैं। अगर आपके पास एक ही IPO में लगाने का पैसा है तो उन 3 में से किसको चुना जाए, ये थोड़ा सा हम डिटेल में बातचीत कर लेंगे तो निर्णय लेने में आपको आसानी हो जाएगी। वैसे भी वीकेंड अब आ रहा है तो वीकेंड को एंजॉय कीजिए। फिर से जुड़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, तो उसमें जो है और डिटेल में बातचीत हो जाएगी। चलिए, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, अभी चुन के का सेगमेंट बाकी है। PN गडगिल कल जो है ये IPO बंद हुआ है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, सीधे चलते हैं संदीप जी के पास। संदीप जी, यहाँ पर भी बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं और इसका जो है इसके कारण जो है हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट के जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरी उसमें लगातार चमक बनी हुई है, वहाँ भी काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। गडगिल ज्वेलर्स के बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, PNG के नाम से जिसे हम जानते हैं, PNG ज्वेलर्स 10 से 12 तारीख तक ही खुला था। 456 से 480 का प्राइस बैंड था। 1100 करोड़ इन्होंने जुटाए हैं। 850 करोड़ रुपए इनको फ्रेश इशू के जरिए मिले, जिसमें से ये कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, अपना कर्ज भी अदा करेंगे। मैनेजमेंट से हमारी बात भी हुई थी पहले दिन जब ये खुला था। OFS 250 करोड़ रुपए का था। नंबर्स बहुत शानदार है, 59 टाइम से ज़्यादा ये भरता हुआ दिखा है। और उसमें भी QIB की जो बुक है, जो संस्थागत निवेशक होते हैं, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, उन्होंने 100 गुना से ज़्यादा का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किया है। तो वो अपने आप में काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी भरोसा देने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला नज़र आ रहा है। इतने ज़्यादा नंबर्स आएंगे इसकी उम्मीद काफ़ी कम थी, क्योंकि अगर आप देखें जो दूसरे दिन तक अगर आप देखें 10 से 12 गुना के आसपास के नंबर्स देखने को मिल रहे थे। लास्ट दिन ये 60 गुना के आसपास बढ़ गया। तो आखिरी दिन हमने देखा काफ़ी ज़्यादा यूफोरिया इसके उसमें सब्सक्रिप्शन में देखने को मिला है। 456 से 480 का प्राइस बैंड है। 333 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है कि इतने लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए मैम, क्या कुछ कहेंगी? PNG ज्वेलर्स सेकेंडरी मार्केट में भी जेम्स एंड ज्वेलरी चमक रहा है, प्राइमरी मार्केट में भी चमक रहा है। उम्मीद नहीं थी कि 60 गुने तक का जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े निकल करके आएंगे। कितना लिस्टिंग गेन की उम्मीदें करें यहाँ पर? जी देखिए, इसके पीछे भी कारण मैं आपको बता दूं, जेम्स एंड ज्वेलरी सोना ऑल टाइम हाई पे है। और इस कंपनी की खासियत है, ऑल्दो ये रीजनल लेवल की कंपनी, क्योंकि महाराष्ट्र में 39 स्टोर्स हैं, जिसमें से 38 तो महाराष्ट्र में ही है इनके, रीजनल प्लेयर है। लेकिन इनके कुछ एक रेशियोज इनके पेयर्स से भी ज्यादा अच्छे थे, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड और थेंगामाइल ज्वेलरी। हमने ये 3 पेयर से जब कंपेयर किया तो जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर स्टोर आता है वो हाईएस्ट है अपने पेयर्स के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर स्टोर भी हाईएस्ट है अपने पेयर्स के मुकाबले। और जो ग्रोथ इनकी रेवेन्यू वगैरह में आई है वो भी काफी बढ़िया है। तो वो फाइनेंशियल्स बढ़िया है। वैल्यूएशन 42 के पी मल्टीपल पे लाया, सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप पेयर्स को देखेंगे तो कहीं ज्यादा नहीं है। तो वो भी एक कारण था कि इसमें काफी बढ़िया इंटरेस्ट है, क्योंकि आप वैल्यूएशन ठीक ठाक पे ला रहे हो, आपकी अच्छी खासी फाइनेंशियल पोजीशन आप दिखा रहे हो RHP में, तो लोगों का इंटरेस्ट तो आना ही था। और ये सेक्टर भी अभी काफी ज्यादा बूमिंग सेक्टर है। तो देखिए, यहाँ पे विपुल जी समझ में आता है सेक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जो चीज मैं आपको अभी लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए बोल रही थी, सेक्टर की बात है, वहां पे बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो उसका असर कंपनियों पे हो जाता है। और जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर एकदम चमका हुआ है, तो उसमें इंटरेस्ट भी भर के आया है। तो यहाँ पे भी हम बढ़िया उम्मीद कर रहे हैं लिस्टिंग की। और हमने तो सलाह यही दी थी कि लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो मेरी सलाह यही है, और मैं यही बोलूंगी कि अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से किसी ने लगाया है तो कुछ मुनाफा लिस्टिंग के दिन वसूल करे और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए रखे। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और पार्शियली होल्ड करने की सलाह है। बाकी ये कंपनी भी हमें पसंद आती है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए आपने खाली लगाया है तो लिस्टिंग गेन के लिए भी आपको अच्छा रिटर्न वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, अगर आप पार्शली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अगर आप एक आइडियल सिचुएशन ये है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, बाकी का होल्ड करके रखें, लॉन्ग टर्म में आपको और ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। लिस्टिंग के दिन क्या यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है इनको कूदने की आवश्यकता है, दूर रहें उस दिन? लिस्टिंग के दिन थोड़ा सा रुक जाए। बजाज वाली बात इसमें मतलब है ये भी अच्छा, लेकिन अगर कंपेयर करें तो बजाज जैसी बात नहीं है कि लिस्टिंग के दिन भी इसमें घुसे। तो लिस्टिंग के दिन थोड़ा शांति रखे, फिर थोड़ा नीचे आता है तब इसमें जरूर एंट्री की जा सकती है। लिस्टिंग के दिन थोड़ा सा शांति बनाए रखें, और मार्केट अच्छा रहा तो लिस्टिंग भी बढ़िया अच्छी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। ठीक मैम, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं रोहित जी का। बहुत देर से मुझे लगता है 100-150 बार इन्होंने सवाल भेज दिया है और कह रहे हैं कि क्वेश्चन ले लीजिए सर प्लीज़, इतनी देर से मैं पीछा कर रहा हूँ IPO का। बिल्कुल सर, आपका सवाल ले लिया जाएगा। मैम, अभी हाल ही में एक लिस्टिंग हुई थी सीजल इंडिया की, CEIGALL, और फंडामेंटल लोग कह रहे थे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन लोगों को रिटर्न नहीं मिले।
बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। हालांकि इनका सवाल ये है कि क्या इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो डेली आईपीओ सेगमेंट में सवाल आ रहे हैं कि ये जो है हमको नुकसान दे रहा है, क्या करना चाहिए। इसको आपने फंडामेंटली देखा होगा, क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? देखिए, फंडामेंटली ये ठीक ठाक था और फ्रेश एंट्री का कैंडिडेट नहीं है। थोड़ा कन्विक्शन आने दीजिए, क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुआ है तो इतना जल्दी इसमें मन नहीं बनाए। लेकिन किसी ने आईपीओ कराया है तो वो बिल्कुल इंतजार करें। मुझे लगता है कि अच्छे प्राइसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो ऊपरी लेवल प्रॉफिट में भी इसमें एग्जिट करने का मौका मिलेगा। आईपीओ के टाइम अलॉटमेंट हुए हैं तो होल्ड करिए, नई एंट्री के लिए अभी इसमें ना एंटर करें, वो बेटर है। ठीक है, चलिए। जिग्नेश बारबरिया जी कह रहे हैं, राशिद चौधरी जी कह रहे हैं बजाज हाउसिंग आईपीओ में लग गया, क्या करें, लिस्टिंग के दिन और लेकिन ना लगे, पीएनजी में क्या करना चाहिए। सर मुझे लगता है आप लोग शायद अभी जुड़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम के बाद एक बार फिर से इस पूरे सेगमेंट को देखिएगा, अपने दोस्तों परिवारों को भी, ये अलग से थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, उसके लिंक को शेयर कीजिएगा। वीकेंड का लंबा समय है तो सारे दोस्तों को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उन सबको ये लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि जो तमाम दर्शक हैं उनको सही ज्ञान प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आईपीओ बाजार में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।